Myself Preeti, welcome to the channel Unique NCERT Science Classes। बच्चों आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 लाइट का कैलिडोस्कोप और ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के साथ, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। Kaleidoscope is an optical instrument consisting of two or more reflecting surfaces। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आपको जैसा कि पता है कि मिरर ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, बाउंस बैक कर देता है, और उसे ही हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें इमेज बन रही है कैलिडोस्कोप में, आप सबको जैसा कि पता है। लेकिन वह क्या कैलिडोस्कोप टू और मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलकर बना होता है। इट मीन्स यह टू और मोर मिरर से बना होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। उन्हें इन तीन मिरर्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता है इंक्लाइंड प्लेन वे में, कि जिससे कि वह एक कैलिडोस्कोप की तरह वर्क करे। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट मिरर है, इधर सेकेंड मिरर लगे हुए हैं और उसके सरफेस पे एक तीसरा मिरर लगा हुआ है, जो कि एक दूसरे को क्या है, लाइट जब इन पे पास ऑन होती है तो रिफ्लेक्ट होकर ये क्या करते हैं, मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं जो कि हम इसके अंदर देख पाते हैं। और ये मल्टीपल इमेजेस किसके थ्रू बनते हैं, ये ग्लास और जो बैंगल्स के टुकड़े कलरफुल इसमें डाले होते हैं, उसके कारण ये क्या करते हैं, ये कैलिडोस्कोप मल्टीपल इमेजेस ड्रॉ करते हैं जिसे हम देख पाते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। जैसा कि आपको पता है कि ये इमेजेस कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, ये इमेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के कारण, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर में एक दूसरे के साथ, उसके कारण ही यह इमेजेस बनने में हेल्प हो रही हैं, जो आपको इस कैलिडोस्कोप के अंदर डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलते हैं। इट हैज़ एन इंटरेस्टिंग फीचर डैट इट नेवर शो सेम पैटर्न अगेन। ये जो कैलिडोस्कोप है, इसमें जो एक पैटर्न आपको, अगर ब्यूटीफुल फ्लावर्स के शेप अगर आपको दिख गए तो ये दोबारा ये शेप आपको, अगर आप सोचोगे कि आप दोबारा उसको फोल्ड करोगे तो वो दोबारा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो फिर डिफरेंट टाइप के अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। ओके, डिज़ाइनर ऑफ वॉलपेपर्स, fabrics and artists also use kaleidoscope to get ideas for new patterns। अब जो डिज़ाइनर है, जो वॉलपेपर बनाते हैं या फिर फैब्रिक जो कपड़ों में पेंट किए जाते हैं या जो भी वेविंग की जाती है, उसके पैटर्न को बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, कैलिडोस्कोप के यूज़ किए जाते हैं। और कैलिडोस्कोप के यूज़ से ही डिफरेंट डिज़ाइंस ड्रॉ किए जाते हैं उन पे, और डिफरेंट डिज़ाइंस को वेव किए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह कैलिडोस्कोप कितने ज़रूरी हैं कोई भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, या फिर मैजिशियन जो अलग अलग तरह के मैजिक आपको दिखाते हैं कलरफुल, आपको लगता है वो मैजिक दिखा रहे हैं, बट वह कुछ भी मैजिक नहीं है। वह क्या है, वह सिर्फ क्या है, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कारण जो रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन हो रहा है और उसके कारण जो डिफरेंट इमेजेस बन रहे हैं, वही हमें उसके अंदर कैलिडोस्कोप के अंदर दिखते हैं। तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये आपको आ सकते हैं एज अ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं या फिर फिलअप्स आ सकते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। तो इनके वॉलपेपर बनाने वाले जो डिज़ाइनर होते हैं, या आर्टिस्ट हैं, फैब्रिक डिज़ाइनर हैं, या मैजिशियन है, इनको यूज़ करते हैं। और इसमें जो भी आपको जो भी पैटर्न एक बार दिख गए, वो सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन वो फिर से नहीं शो होते हैं। वो क्या है, फिर पैटर्न उनके डिफरेंट बनते जाते हैं, क्योंकि वो ग्लास जो है और जो उनके अंदर ग्लासेस के टुकड़े हैं और बैंगल्स के टुकड़े हैं, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वो डिफरेंट पैटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शो करते हैं। प्रिज्म ड्यू टू लाइट, प्रिज्म क्या करता है लाइट के साथ, तो हम सबको पता है कि प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिससे होकर जब लाइट पास ऑन कराई जाती है तो वो लाइट क्या होता है, वो लाइट बैंड होकर 7 कलर्स में स्प्लिट्स हो जाती है। सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, डैट इज विवग्योर। आप सबको पता है कि सनलाइट क्या है, 7 कलर्स से मिलकर बना हुआ है, जिसके क्या है, कलर्स जो स्प्लिट्स होते हैं सनलाइट के, जो वाइट लाइट होती है, तो वह 7 कलर्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं। जिसके सबसे नीचे में का कलर होता है वॉयलेट, और
ऊपर सब 7th जो कलर होता है वह रेड होता है। जो रेड कलर की क्या होती है, वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण की जो भी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें रेड सिग्नल लगाए जाते हैं, जिससे क्या है वह रेड कलर बिना बहुत कम डेविएट हुए दूर तक पहुंच जाएगी और दूर तक पहुंचकर वह दूर से भी लोगों को स्टॉप करा देगी। ओके, द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन एयर। ये एयर में क्या है, ये 7 कलर्स जो हैं वह सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जबकि अदर मटेरियल में इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। जैसा कि आप आगे के स्लाइड में देखेंगे, हमने प्रिज्म को हम देखेंगे कि वो कैसे डेविएट हो रहे हैं और कौन सा कलर उसका सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, कौन सा सबसे कम हो रहा है। इन अदर मटेरियल दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड। इट इज़ मार्केबल डैट कि अदर मटेरियल्स में उनकी स्पीड अलग होती है, बट एयर में उनकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ कलर्स obtained on a screen when white light passes through a prism। स्पेक्ट्रम एक बैंड ऑफ कलर, जैसे कि 7 कलर्स से जो मिलके बने हुए हैं विवयोर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम स्क्रीन पे भी ये प्रेजेंट हो जाते हैं। वैन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म से इनको गुजारा जाता है वाइट लाइट को, तो ये कलर क्या हो, ये वाइट लाइट क्या होती है, बेंड होती है प्रिज्म में अंदर पास होने के साथ ही, अब वो 7 कलर्स में क्या होते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं, जिसे हम स्क्रीन पे प्रेजेंट करा सकते हैं। अगर आपके पास प्रिज्म ईजिली अवेलेबल नहीं होता है तो हम घर पे भी ये करके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। जैसे कि हम एक बाउल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम वाटर फिल कर लेंगे और साथ ही साथ हम उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का मिरर रख लेंगे, और ये जो हम एक्टिविटी करेंगे ये हम किसी विंडो के सामने करेंगे जहाँ से कि हमें सनलाइट अच्छे अमाउंट में अंदर आ रही हो, और उसके सामने जहाँ हम ये कर रहे हैं एक्टिविटी वहाँ हम एक स्क्रीन रख लेंगे, एक वाइट शीट रख लेंगे, जिसमें कि क्या है, जब वाइट लाइट इस मिरर पे पड़े तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या करे, इसके साथ पानी भी है तो यह एक प्रिज्म का काम करेगा, और ये कलर्स जो वाइट लाइट आ रही हैं सन से, ये क्या होंगी, ये स्प्लिट्स होकर 7 कलर्स में क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और ये कलर कहाँ शो होंगे, ये हमारे स्क्रीन पे शो होंगे। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर में करके इजीली देख सकते हो कि क्या यह सही में हो रहा है या फिर ये सिर्फ प्रिज्म से ही होता है। तो ऐसा नहीं है, यह प्रिज्म में भी होता है, और जब हम ऐसे वाटर में मिरर डाल के और लाइट पास ऑन कराते हैं तो यह मिरर भी क्या है, एक प्रिज्म की तरह वर्क करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into its constituent colors is called dispersion of light। यह जो वाइट लाइट आ रही है, यह वाइट लाइट जो यहाँ प्रिज्म से होकर गुजारी जा रही है, और आप देख रहे हैं इसके प्रिज्म के अंदर जाते ही यह क्या है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है, जबकि सबसे नीचे वॉयलेट कलर है और सबसे ऊपर क्या है, रेड कलर है। तो आप देख रहे हैं यह रेड कलर ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा है, यह थोड़ा यहाँ बेंड होकर सीधे जा रहा है। इट मीन्स वह ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइट क्या होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फॉलो करती है, सीधी रेस जाती है। जैसा कि आपके रेड कलर जा रहे हैं, इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और यही ये वॉयलेट कलर है जो बहुत ज़्यादा डिविएट हो रहा है। आप देख रहे हैं यह ऐसे आके और सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, यह काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो रहा है, और जैसे जैसे कलर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनका डेविएशन आपको कम दिखेगा। तो यही बताया जा रहा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स वो कलर्स है जिनसे ये मिलकर ये वाइट लाइट बने हुए हैं, जो हम प्रिज्म से गुजारने के बाद देख पा रहे हैं। ओके, और ये स्प्लिटिंग का जो ये प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर्स के बैंड दिख रहे हैं, हम इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो रेंज ऑफ कलर्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि स्पेक्ट्रम हम इन 7 कलर्स के बैंड को कहते हैं, और ये जो वाइट लाइट जो अंदर प्रिज्म के जाते के साथ ही बेंड हो जा रही है और स्प्लिट हो जा रही है, यह वाइट लाइट जो स्प्लिटिंग हो रही है, इसे हम कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो कभी भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम में कंफ्यूज नहीं होना है। द डिफरेंट कलर्स इन द स्पेक्ट्रम
of light have different wavelength. Violet bends most having shortest wavelength. आप देख रहे हैं violet सबसे ज़्यादा bend हो रहा है. It means इसकी wavelength क्या है, सबसे कम है. तो आपको ये point must be noted कि violet color की wavelength क्या होती है, wavelength सबसे short होती है, सबसे short होती है और shortest है. और red की wavelength सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है. तो इस तरह से ये आपके दो डिफरेंसेस मिल रहे हैं आपको, ये वाइट कलर और रेड कलर के वेवलेंथ में. और ये भी आपको आज पता लगा कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं. और ये जो 7 बैंड्स ऑफ कलर्स में ये जो स्प्लिट हो रहे हैं इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. द ह्यूमन आई, यह हमारे बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन है जिसके कारण हम अपने सराउंडिंग्स को, हम अपने वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं. और इस वर्ल्ड को देखने के लिए हम आइज़ को यूज़ करते हैं. और यह आइज़ हमारे बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है. बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें देखने के लिए आइज़ को हेल्प कराते हैं. जैसे कि ये पहला हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग है आइज़ का वह स्क्लेरा है. ये जो हमारा वाइट पार्ट है आप देख रहे हैं, ये जो विजिबल है हमारे आइज़ का, इस लेयर को हम स्क्लेरा कहते हैं. और इस लेयर में क्या बने होते हैं, आपको इसमें पिंक कलर के थ्रेड लाइक नर्व्स स्ट्रक्चर दिखेंगे. ये क्या होते हैं, यह ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे आइज़ को, हमारे आइज़ के स्क्लेरा पार्ट को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है. क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में ही हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. हीमोग्लोबिन के रेड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है. तो यहाँ भी जो ब्लड के नर्व्स के थ्रू क्या है, आइज़ को ऑक्सीजन पास ऑन कराए जा रहे हैं जिससे उसको नरिशमेंट मिल सके. अब ये सेकेंड लेयर है आइज़ का हमारा जिसे हम कोरॉइड कहते हैं. यह कोरॉइड क्या है, हमारे आइज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है या प्रोटीन प्रोवाइड कराता है. इसमें क्या है, फ्लूइड भरे होते हैं जिसके कारण आइज़ को बाहरी चोट से और बाहरी झटके से यह प्रिवेंट करता है यह कोरॉइड लेयर, और इसे नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराता है. ये ऑप्टिक नर्व है, इसके थ्रू क्या है, हमारे सेंसेस जो हमने देखे हुए हैं सेंसेस ऑफ विजन के थ्रू, वह हमारे ब्रेन तक मैसेज ऑप्टिक नर्व पहुंचाता है जिसके बारे में आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे. यह है हमारा सेंसरी सिलियरी मसल्स जिसके थ्रू क्या होती हैं, हमारे जो आइज़ में हमारे जो फोकस आते हैं लाइट से और हम किस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. यह सिलियरी मसल्स, अगर हमें देखने में ये प्रॉब्लम हो गई है तो यह आइज़ बॉल को मेंटेन करता है कि आइज़ बॉल के साइज को बड़ा करना है, छोटा करना है, यह सिलियरी मसल्स के थ्रू ही होता है. यहाँ जो सिलियरी मसल्स दिए गए हैं इसके थ्रू आई बॉल को बड़ा छोटा किया जाता है. तो आइए हम अपने स्लाइड में पढ़ते हैं इनके बारे में कि यह क्या हमने स्लाइड में लिखा हुआ है. द आई इज़ एन वाइटल and one of the most complex sensory organ. It has too many parts inside it. जैसा कि हमने अपने स्लाइड में देखा, जिसका पहला पार्ट हमने देखा आउटर कवरिंग है स्क्लेरा जो है वाइटिश कलर का. इट इज़ द टफ आउटर कोटिंग ऑफ द आई, यह हमारे आई का पहला कोटिंग है, आउटर लेयर है जो कि टफ होता है क्योंकि उसे हमें बाहरी झटके से बचाना है. एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई बॉल, आई बॉल को जो हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव है, जिसके थ्रू लाइट पास ऑन होता है और जिसके थ्रू ही इमेज बनने के लिए लाइट पास ऑन होते हैं. तो इसके प्रोटेक्शन के लिए यह स्क्लेरा पार्ट है, यह वाइट इन कलर होता है. ओके, सेकेंड इज कोरॉइड. कोरॉइड जो हमने पता है कि यह नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू. ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड होते हैं और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को कैरी करता है जो कि कोरॉइड में ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है. और ये कोरॉइड हमारे आइज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से आपके इन दोनों से काफ़ी फिलअप्स बन सकते हैं कि स्क्लेरा का क्या काम है. तो स्क्लेरा क्या है, आई बॉल को प्रोटेक्शन देता है और इट इज़ वाइट इन कलर, यह वाइट कलर में होता है, आउटर कवरिंग है. और कोरॉइड क्या है, ब्लड वेसल्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर से होकर जाते हैं और यह ऑक्सीजन और नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं. तो इस तरह से हमने दो पार्ट्स देख लिए आइज़ के. नेक्स्ट वन इज़ कॉर्निया. तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग है जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई को कवर करता है. कॉर्निया में ही जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, कैटरेक्ट नाम की प्रॉब्लम हो जाती है. तो क्या है, यह एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग है जो कवर करता है किसे, हमारे कलर्ड पार्ट ऑफ आई को, जो आपको दिखते हैं. किसी के कलर आइज़ के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं. तो इस
इस जो हमारे कलर जो पार्ट है आइज़ के, उसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? उसे कॉर्निया प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। इसके बाद का लेयर है हमारा आइरिस, जो आपको डायग्राम में मैंने पहले ही दिखाया। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन एंटर द आई। आइरिस जो है हमारे जो आइज़ के, ये जो आपने हमारे आइज़ आपने पीछे में देखा डायग्राम, उसके अंदर आपको पता है ये ब्लैक इस कलर के जो अंदर में उसके एक छोटे से डॉट होते हैं और इसके ऊपर क्या होते हैं? लाइनिंग्स की तरह होते हैं, जो आपको ये राउंड शेप में दिखते हैं। और ये दो होते हैं, ये ऊपर के कलर तो आपको किसी के ब्लू किसी के ब्राउन होते हैं, और ये जो हमारे नीचे का ये अंदर का जो छोटा सा पार्ट है वह ब्लैक कलर का होता है। तो जो ये ऊपरी पार्ट है इसे हम कहते हैं आइरिस, और ये अंदर का डॉटेड पार्ट है यह है हमारा प्यूपिल। ठीक है, तो यह जो आइरिस जो है, आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन एंटर द आई। इट ऑल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज, जो प्यूपिल जो छोटा सा है आइज के अंदर, उसको कौन बड़ा छोटा करने में हेल्प करता है? उसको आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस ही उसको चाहे, अगर ब्राइट लाइट आ रही है तो वह आइज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और पीपल को छोटा कर देता है। लेकिन वही जब डीम लाइट हो, कम लाइट हो रही है, तो वो क्या करता है? पीपल को साइज को बड़े करने में हेल्प करता है। इट मीन्स वह कंट्रोल करता है किसे? पीपल को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल, इट इज़ द स्मॉल होल इन द आइरिस। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि हमारा जो आई है, आई के अंदर ये आई बॉल है और आई बॉल के अंदर ये छोटा सा स्पॉट है। यह क्या है? यह छोटा सा स्पॉट हमारा पीपल है। यह राउंड शेप का होता है, यह हमारा पीपल है और यह हमारा आइरिस है। तो यह आइरिस हमारे पीपल को कंट्रोल करता है। यह आइरिस जो है वो हमारे पीपल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। Iris is the pupil is the small hole in the iris. It allows the light to enter our eyes. और इस पिपल के जरिए ही हमारे आइज़ के अंदर क्या जाती है? रोशनी जाती है, लाइट पास ऑन होती है। अब ये रेटिना क्या है? रेटिना ही है वो वॉल जो हमारे आइज़ की जो आउटर कवरिंग जो मैंने दिखाए थे वो 3 लेयर्स के थे। फर्स्ट वन जो थे स्क्लेरा था, सेकेंड कॉरॉइड और थर्ड ये रेटिना। रेटिना इज द innermost membrane present in the very back of the eye. It holds millions of rods and cone cells that are sensitive to light. तो आप देख रहे हो यह है हमारा रेटिना, और यह रेटिना ही एक ऐसा मोस्ट प्रोबेबली काम करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है। यह रेटिना है, इसी पे क्या होते हैं? लाइट पड़ती है तो यह यहाँ फोकस करता है और यहाँ पे क्या बनती है? यहाँ पे इमेज बनती है इस रेटिना पर ही। अगर इस रेटिना की जगह अगर लाइट यहाँ पड़ गई तो यहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ की कभी भी इमेज नहीं बन सकती। यह ऐसी जगह है जहाँ रोड्स एंड कोन सेल्स नहीं होते हैं, जो सेल्स की लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ये ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ा हमारा लाइट, तो इस पर कभी भी हमारा विज़न पॉसिबल नहीं होगा, इमेज कभी नहीं बनेंगे और हम सेंस हमारा काम नहीं कर पाएगा कि आखिर हमने देखा क्या है, जब तक कि रेटिना पर इमेज ना बने। क्योंकि रेटिना में क्या है? रेटिना में रोड्स एंड कोन सेल्स होते हैं जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, वह फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, It is the innermost membrane present in the very back of the eye. It holds millions of rods and cone cells that are sensitive to light. तो ये rods and cones जो हैं वह बहुत ही important हैं। यह दोनों cells कैसे होते हैं? यह फोटोरिसेप्टर cells होते हैं। इन्हीं के कारण यही cells क्या है? रेटिना में मौजूद होते हैं, जिसके कारण हमारी आइज़ के पास इमेज बनती है और वह इमेज जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू पास ऑन होती है ब्रेन तक एज अ मैसेज। और हमारा ब्रेन हमें यह बताता है कि हमने क्या देखा है। हमारी जो परसेप्शन है वह इमेज है, उसे वह नाम देता है कि हमने क्या देखा है। हमने गर्ल देखा है, बॉय देखा है, रेड कलर देखा है, वाइट कलर देखा है। इसके लिए भी आपको अलग अलग सेल्स हैं, जैसा कि हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो हमारा पहला है यह कोन सेल्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोड्स और कोन सेल्स जो हैं और रेटिना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे आई के विज़न को इमेज बनाने के लिए, या जो हमारा सेंस ऑफ विज़न है इसको रेगुलेट करने के लिए। कोन्स आर कॉन्सेप्ट सेल्स, जैसा कि इसका नाम है, तो ये कॉन्सेप्ट से सेल्स है और यह कॉन्सेप्ट का भी होता है। एंड आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर्स,
और यह सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट एंड कलर्स के लिए। हम कोन सेल्स के कारण ही जो भी हमारे कलरफुल जो वर्ल्ड है हम इसे कोन सेल्स के कारण ही देख पाते हैं। रॉड्स जो हैं वो अलाउज टू सी डीम लाइट। यह क्या है, डीम लाइट मीन्स जब डस्टी हो जाते हैं, जैसे ये ब्राइट लाइट जो कलर्स हम कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, तो जो हमारे ब्लैक एरियाज़ में जैसे हम देखते हैं हल्के फुल्के जो कलरफुल नहीं है उसके लिए ये रॉड सेल्स सेंसिटिव हैं और कोन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए। तो हम डीम लाइट में क्या क्या एक्टिव होता है, डीम लाइट जो कम लाइट होती है उसमें हमारा रोड सेल्स एक्टिव होता है और ब्राइट लाइट में हमारा कोन सेल्स एक्टिव होता है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सेंसरी नर्व है हमारे फुल बॉडी में नर्व सेल्स क्या हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं। उसमें से ऑप्टिक नर्व एक ऐसा नर्व है जो हमारे विज़न को, हमारे आइज से जो सेंसेस किए गए हैं इमेजेस को, वह मैसेज के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। इट इज़ अ बंडल ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व्स विच गेदर इंफॉर्मेशन। वह हमारे आइज में ने क्या देखा है, वह रोड्स एंड कोन सेल्स ने क्या सेंसेस किए हैं, इसको या मैसेज के थ्रू ऑप्टिक नर्व ही लेकर जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक। फ्रॉम द आई एंड सेंड इट टू द ब्रेन, और यह ब्रेन तक उसे पहुँचाता है। ब्लाइंड स्पॉट, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बात कर लिया था, बता दिया, जहाँ पर रेटिना आ रही है जहाँ तक वहाँ तो ठीक है, लेकिन रेटिना जो है और ऑप्टिक नर्व के रास्ते में जो जंक्शन है जो कि यहाँ तक है रेटिना, और यहाँ से आपके एक्टिव हो रहे हैं ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ जो है ये एरिया जो है यहाँ पे विज़न कभी भी नहीं बनती, क्योंकि यहाँ कोई रॉड्स एंड कोन सेल्स एक्टिव नहीं होते, तो यहाँ कोई इमेज नहीं बनेगी। इसलिए इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि इस जगह पे कोई इमेज नहीं बनेगी। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न हम ह्यूमन बींग में 2 टाइप्स के होते हैं एंड आई मेनली सफ़र्स विथ 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट इज़ मायोपिया एंड सेकेंड वन इज़ हाइपरमेट्रोपिया, जो हम सेकेंड स्लाइड में पढ़ेंगे। मायोपिया में क्या होता है, अ मायोपिक आई इज़ एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट। मतलब डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट्स जो है, जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हैं उसे देखने में परेशानी होती है, लेकिन हम अपने सामने के ऑब्जेक्ट को, नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। कनकेव लेंस हैज़ बिन यूज टू करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया का जो प्रॉब्लम है उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस तो कहने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, हमारे शॉर्ट की चीज़ें हमें जो हमारे क्लोज हैं, नियर बाय हैं, वो चीज़ें तो हमें ईजिली दिख जाती हैं, लेकिन जो फार की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं, वही इसमें हमें नहीं दिखती। और इस डिफेक्ट्स को हम कहते हैं मायोपिया। और ऐसे आई को जिन्हें मायोपिया हो जाता है वैसे आई को हम मायोपिक आई कहते हैं, और इस डिफेक्ट को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। लेकिन होता इसके अपोजिट है, जैसे ये है तो शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन इसमें हमें शॉर्ट डिस्टेंस की चीज़ें दिखती हैं लेकिन फार डिस्टेंस की चीज़ें ही नहीं दिखती। तो इसमें होता ऐसा है कि जो हमारे आई हैं, हमारे आई में आप सबको पता है कि हमारी आँखों में कौन सी लेंस यूज्ड है, हमारी आँखों में जो लगे हैं वो है कन्वेक्स लेंस। और जो ये दूर की चीज़ें, जो दूर में जो ऑब्जेक्ट हैं, वो जो हमें लाइट आ रही है, जैसे कि आप सबको पता है कि लेंस के बीच में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, और इस सेंटर से होकर क्या जाती हैं, इस सेंटर से होकर ही लाइट क्रॉस करती हैं जो कि रेटिना पर पड़ती हैं और यहीं हम इमेज बनता है। लेकिन इस पोजीशन में क्या होता है, मायोपिक आई में जो हमारा ये लेंस है यह एलोंगेटेड हो जाता है, यह लंबा हो जाता है, जितने इनकी साइज है उससे वह ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, जिसके कारण ये जो दूर की चीज़ों के जो दूर से जो चीज़ें हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और लाइट आ रही है उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बनकर कहाँ बनती है, ये यहीं बीच में ही बन जाती है जहाँ की फ्लूइड भरे हुए हैं। तो क्या है, जब तक कोन सेल्स और रॉड सेल्स तक हमारा विज़न नहीं पहुंच पाएगा, जो हमने देखा है उसकी इमेज नहीं बन पाएगी, तब तक क्या है, हम उसको विजिबल नहीं है, हमें वो चीज़ विजिबल नहीं होगी, क्योंकि रॉड एंड कोन सेल्स क्या हैं, वही अपने परसेप्ट करते हैं ब्राइट लाइट और डीम लाइट के प्रति। वो क्या होते हैं, वह सेंसिटिव होते हैं और वह मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को। अगर इस रेटिना पर ही नहीं बनी कोई इमेज तो, और पहले ही बन गई,
तो क्या होगी, वो आई क्या होगी, मायोपिया से सफ़र हो जाएगी, और वैसे आई को हम मायोपिक आई कहते हैं। तो हमारी बननी थी इसमें कहाँ इमेज, रेटिना में बननी थी, जो कि रेटिना से पहले ही बन गई है, क्योंकि क्या है, जो फार में रखी हुई चीज़ें हैं उस कारण से, और ये जो लेंस हमारा इलोंगेटेड हो गया है उस कारण जो ये सेंटर के पास, जो हम सेंटर से लेके जो फोकल लेंथ की दूरी जो है वह क्या हो गई है, वह घट गई है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वह बढ़ गया है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया वो, और फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा बीच में और यहाँ फोकस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया है, घट गया है, और जो डिस्टेंस है हमारे ऑब्जेक्ट का या लाइट का वह बढ़ गया है, जिस कारण यह इमेज रेटिना पर नहीं बन पाती और रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि सेल्स जो है, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कि लाइट कलर और ब्राइट कलर और डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, उस सेल्स तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती है, तो वहाँ कोई विज़न बन ही नहीं पाता है, कोई इमेज बन नहीं पाती है, जिसको कि रिसेप्टर्स जो है, नर्व जो है वह ब्रेन तक पहुँचा सके, जिस कारण से ये मायोपिक आई हो जाता है। और मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन से लेंस यूज़ किए जाते हैं, इनको कॉनकेव लेंस के यूज़ से ठीक किया जा सकता है, इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या कहा गया है, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा जो हमारा डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, इसके बारे में कहा गया है। ये हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। जैसे कि हमने पहले केस में देखा, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट डिस्टेंस की चीज़ें दिखती हैं और फार की नहीं दिखती। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया को कहते तो है फार साइटेडनेस, लेकिन इसमें हमें फार की चीज़ें दिखती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस की नियर बाय ऑब्जेक्ट ही हमें नहीं दिखते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अपोजिट हो जाता है। जैसे उसमें रेटिना से पहले इमेज बन रही होती थी, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे जो ये रेटिना है, रेटिना से बाहर इमेज बन रही होती है। तो यहाँ बाहर इमेज बन रही है, तो हमारे जो ऑप्टिक नर्व है ये कैसे लेके जा पाएंगे, हमें पता है कि जो रेटिना ही है जिस पे कोन सेल्स और रॉड सेल्स हैं, जो हमारे इमेज परसेप्ट करते, इमेज बनाते हैं, और वह नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन हमें बताता है कि भाई आखिर हमने क्या देखा है, हमारा परसेप्शन कैसा है। तो अगर इस पॉइंट पर हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाहर अगर इमेज बन रही है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ओके, in this case for near objects the image will be formed at a point behind the retina, इसमें behind the retina बनते हैं इमेज, जिस कारण कि वह बेकार हो जाते हैं और लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, इंसान को दिखता नहीं है ना। तो उसके लिए वह क्या लगाते हैं, उसको ठीक करने के लिए दिस प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए क्या, कौन से लेंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होती है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, और उसमें वह एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ दोनों में होनी चाहिए। अगर मायोपिया है तो उसमें हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, उसके भी एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ होने चाहिए, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो हम उस केस में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, जिसके की एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया तो वो हमें सही से दिखेगा, मेन तो फोकल लेंथ एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फोकल लेंथ है क्या, जो हमारे लेंस के जो ऑप्टिक सेंटर है उससे फोकस के बीच की दूरी जो है, बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमारे हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे विथ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, और मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे विथ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। तो इस तरह से हमने डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक, अभी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, कम एज वालों में भी कभी कभी देखने मिल जाती है, लेकिन जनरली ये मोस्ट प्रोबेबली ओल्ड एज में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन ओल्ड एज most people suffer from cataract problem. In this case eyesight become foggy। जो हमारा एक कॉर्निया का जो लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, वह क्या हो जाता है, इस केस में वह क्लाउडी हो जाता है, उससे हमें दिखता नहीं है सही से। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकम क्लाउडी।
यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारे लेंस जो हैं, जो हमारे आइज़ के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या हो जाते हैं, वो क्लाउडी हो जाते हैं, जिस कारण की कॉर्निया जो भी बाहरी लेयर है, जब ये लेंस पे ही सारा कुछ क्लाउडी आ रहा है तो वो आगे का विज़न क्या होगा, सारे क्लाउडी ही तो हो जाएंगे। देयर इज़ लॉस ऑफ विज़न। ऐसे केस में जब हम बहुत समय तक उसको पुराना हो जाए और हम उसके इलाज ना कराएं, उसका हम कोई भी हम उसके ट्रीटमेंट ना लें, तो लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सेवियर, कभी कभी वह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब वो फुल्ली क्लाउडी हो जाएंगे, फुल्ली फॉगी हो जाएंगे, तो उस केस में लॉस ऑफ विज़न भी हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है, यह हर एक जगह इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गए हैं और ये आसानी से हो जाते हैं नॉर्मली। मतलब पहले तो काफ़ी समय तक इसमें 1 मंथ तक ट्रीटमेंट चल रहा होता था, लेकिन अब क्या है, 1 से 2 दिन में अब इसके लेंसेज चेंज कर देते हैं और फ्रीली बंदा पीपल 3 से 4 दिन में नॉर्मल अपने आइज से ही विदाउट किसी चश्मे के ग्लास लगाए भी वह देख सकते हैं ईजिली, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती उनको। टू ट्रीट दिस डिफेक्ट द ओपेक लेंस इज़ रिमूव्ड एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो इसके जगह जो हमारे ओपेक लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस को लगा दिया जाता है और इससे जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो वह क्यों होता है, वह आई लेंस के क्लाउडी होने के कारण होता है, और ऐसे क्लाउडी होने के कारण जो हमारा आई साइट है वह भी कैसी हो जाती है, फॉगी हो जाती है, हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, कोई भी चीज़ के व्यू क्या है, क्लियर नहीं होती। जब क्लियर व्यू नहीं होगा, जब इमेज ही सही से नहीं बन रही होगी, जब लेंस ही क्लाउडी हो गया तो इमेज ही नहीं बनेगी, तो हमें ये तो मतलब ये नॉर्मल है कि वो फिर फॉगी दिखेगा, हमें क्लियर व्यू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसके बाद हमारा बचता है हमारा कि हमें आई की केयर कैसे करनी चाहिए। तो आप सारे बहुत स्मार्ट हैं, आप सबको पता है कि हमें आई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आई एक वाइटल ऑर्गन है। तो हमें अपने आई चेकअप रेगुलरली कराने चाहिए। हमें दूसरे जो बच्चे ग्लासेस पहन रहे हैं आपके क्लास में, या उनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें उनके ग्लासेस यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें विटामिन ए से फुलफिल वेजिटेबल्स, फ्रूट जो भी हैं वो सब खाने चाहिए, अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए। हमें डर्टी वाटर से अपने फेस को कभी वॉश नहीं करनी चाहिए। हमें पुअर क्वालिटी के सन ग्लासेस भी यूज़ नहीं करने चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा डीम लाइट में भी नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, और एक बात है कि हमारी जो रीडिंग की कैपेबिलिटी है, हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमें 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नियर बाय अपने बुक्स को रख कर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आँखों पर स्ट्रेस पड़ता है और वह हमें फॉगी भी दिखता है। तो इससे क्या है, अगर हम इतने पास से पढ़ेंगे तो हमारे आइज़ के विज़न में प्रॉब्लम आएगी, हमें हमारे आई साइट को प्रॉब्लम होगी। डू नॉट रीड बुक्स एट टू क्लोज और एट टू फार डिस्टेंस अवे। हमें बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करके पढ़नी चाहिए और ना ही ज़्यादा पास करके, क्योंकि इससे क्या है, हमारे सीलियरी मसल्स पे भी क्या होगा, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारे आई लेंसेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें ना ही दूर ज़्यादा कॉपी अपने बुक्स को रखने चाहिए, ना ही ज़्यादा 25 सेंटीमीटर से क्लोज रखने चाहिए। हमें एक ऐसा डिस्टेंस पे रखने चाहिए जिससे हमारे आइज़ को कोई परेशानी ना हो। ओके, और हमें बहुत ज़्यादा समय तक टेलीविज़न भी नहीं देखने चाहिए। तो इस तरह से आपके ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जिसके ज़रिए आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।